एक लॉबी थी दीवानी सी, जंगों पर वो मरती थी, नज़रें झुका के बम गिरा के मिसाइल मारा करती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके डिफेंस बजट बढ़ाना चाहती थी। जंग लगानी थी शायद उसको, पब्लिक से वो डरती थी। आज हम बात करेंगे यूके की, और यूके हंगामी बुनियादों पर अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहता है, और इस काम के लिए ऋषि सुनक सर फहरिस्त हमें नज़र आते हैं, जो इस कैंपेन को बड़े जोश व खरोश से आगे लेकर चलना चाहते हैं। ऋषि सुनक ने ऐलान कर दिया है कि यूके का जो डिफेंस बजट है वो इनके जीडीपी का 2.5% वो करने का इरादा रखते हैं। 2.5% ये डिफेंस बजट बड़ा कम हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत थोड़े लेवल्स पे आ गया था। उसके बाद ये 1.5% के करीब, इतना कम भी गया हुआ है, 2% के करीब ये इसकी रेंज थी, 2% के करीब। अभी बात करें तो यूके का जो डिफेंस बजट है वो इनके टोटल जीडीपी का 2.3% बनता है। ये तकरीबन 65 बिलियन पाउंड्स हैं, 65 बिलियन पाउंड्स। और दुनिया के जो टॉप 5 बड़े स्पेंडर्स हैं मिलिट्री के, यूके उन टॉप कंट्रीज़ में आता है, यानी टॉप 5 कंट्रीज़ में जिनका डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा है। अमेरिका, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस और इंडिया भी अब आ रहा है आगे, सऊदी अरब भी है। ये 7-8 ममालिक हैं जिनके डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऋषि सुनक का अपना ही कोई फ़ैसला है या इनकी इस्टेब्लिशमेंट इसे पुश कर रही है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि सुनक ने कहा है कि हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को वॉर फुटिंग पर डाल देंगे, यानी जंगी बुनियादों पर इस पर काम किया जाएगा, और इनकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसमें इजाफा किया जाएगा। और ये बात उन्होंने अपने पोलैंड के विज़िट के दौरान रिवील की है कि यूके बेसिकली क्या चाहता है। उनका प्लान ये है कि 2030 तक यूके का जो डिफेंस बजट है, जो डिफेंस स्पेंडिंग है इनकी, वो 2.5% तक हो जाएगी इनकी टोटल जीडीपी के। तो ये तकरीबन 87 बिलियन पाउंड्स अ ईयर बन जाएगी, जो कि अभी ये 75 बिलियन पाउंड्स के करीब लेकर जा रहे हैं उसको। और 2030 तक ये इनकी ओवरऑल स्पेंडिंग का 2.5% होगी, जो कि करंटली 2.3% पर है। इसमें जो 10 बिलियन पाउंड हैं वो यूके की डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए रखे जाएंगे, और वॉर फुटिंग यानी जंगी बुनियादों पर इस पर काम किया जाएगा, और जो इनकी डोमेस्टिक वेपन प्रोडक्शन है उसमें इजाफा किया जाएगा, और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा डिफेंस प्रोडक्शन को, यानी अपने मुल्क में जो ये मिलिट्री इक्विपमेंट बनाते हैं। और 2030 तक ये आर्म्स प्रोडक्शन के हवाले से जो रकम है उसको डबल करने का इरादा रखते हैं 10 बिलियन पाउंड्स तक, जिसमें कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स की प्रोडक्शन है, लेज़र्स, एंटी टैंक रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स, इन चीज़ों पर ये ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं। और एक नई डिफेंस इनोवेशन एजेंसी भी खोली जाएगी। ये यूएस की जो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी है उसकी मदद से और उससे इंस्पायर होकर खोली जाएगी, ताकि जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा सके। ऋषि सुनक का कहना यह है कि इतनी बड़ी डिफेंस स्पेंडिंग के बाद यूके यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगा, जिसको हराना बहुत मुश्किल होगा। और उन्होंने कहा कि ये हमारा दुश्मनों के लिए एक पैगाम है कि हम भी जंग के लिए हर वक्त तैयार हैं, और कोई भी मैली आंख से हमारी तरफ नहीं देख सकता। और इसके अलावा तकरीबन 500 मिलियन पाउंड्स इन्होंने यूक्रेन के लिए भी रखा है, और इनका इरादा ये है कि अगले कुछ सालों तक यूक्रेन की जो सपोर्ट है उसको 3 बिलियन पाउंड्स तक ले जाया जा सके। जैसे अमेरिका बादर ने अभी $60 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है यूक्रेन के लिए, तो यूके भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता, और वो भी शाना बशाना यूएस के साथ खड़ा होना चाहते हैं यूक्रेन की मदद करने के लिए। अब बेसिकली अब हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि यूके ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब अगर आप यूके की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इनकी आर्मी की बात करें, तो इनकी आर्मी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, और वो यूके की पॉपुलेशन को पैगाम दे रहे हैं कि अब आप जंग के लिए तैयार रहें। इनकी आर्मी के एक जनरल्स हैं, जनरल सैंडर्स, वो ये बात दोहरा चुके हैं कि ये प्री वॉर एरा है, और ये जो हमारी जनरेशन है ये प्री वॉर जनरेशन है, और इनको जंग के लिए हम वक्त तैयार होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ज़ोर दिया
यूके की मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी, यानी कि जो रिज़र्विस्ट होते हैं, रिज़र्व फोर्स जो कि रेगुलर आर्मी के अलावा एक फ़ोर्स होती है, उन्होंने कहा कि यूके के नेशनल्स जो आम सिटीजन्स हैं उनको भी तैयार होना चाहिए हर वक्त किसी भी जंगी सिचुएशन से निपटने के लिए। और उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड वॉर 2 से पहले थोड़ा बहुत हम फोकस इस पर करते थे, लेकिन उसके बाद हमने इस पर बिल्कुल फोकस बंद किया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है यूके के डिफेंस के लिए कि हर बंदा उसको फ़ौजी ट्रेनिंग उसको मिलनी चाहिए और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जिसका बाद में ऋषि सुनक का जो ऑफिस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उन्होंने इस पर कुछ ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया था, क्योंकि डेफिनेटली वो एक अवामी नुमाइंदा है और ये बात जो आई थी ये मिलिट्री एक जनरल की तरफ से आई थी, तो इन्होंने इस पर काफ़ी नापसंदीदगी का इजहार किया था कि हमसे मशवरा किए बगैर आर्मी ने ये स्टेटमेंट क्यों निकाल दी। ये मुझे बिल्कुल ऐसे ही सारी चीज़ याद आ गई जो पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री के अक्सर इख्तलाफात हो जाया करते हैं। कभी ट्वीट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कभी कोई दूसरे को डिच करता है या दूसरे की बात को इंडोर्स नहीं किया जाता। ये यूके में भी अभी रिसेंटली हुआ है। और ये जो जनरल हैं ये इनके CGS हैं, चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, यानी कि जो इनकी टॉप पोजीशन होती है आर्मी की, जो सबसे बड़ा चीफ होता है उससे नीचे हैं, ये दूसरे नंबर पर है और अभी थोड़े अरसे तक ये रिटायर होने वाले हैं। और इनके पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर हैं उनके साथ भी इनकी कई मुलाकातें हुई हैं, ये जनरल सैंडर्स की। लेकिन इन्होंने ये बयान दिया था और अभी इनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब है और ऋषि सुनक ने इनकी इस बयान को इतना पसंद नहीं किया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अल्टीमेटली उन जनरल साहब की बात मानी जा रही है। जैसे उन्होंने कहा कि प्री वॉर एरा है, ये प्री वॉर जनरेशन है हमारी और हमें जंगी बुनियादों पर तैयार रहना होगा और अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करना होगी। और उस वक्त तो ऋषि सुनक ने इनसे एग्री नहीं किया, लेकिन अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऋषि सुनक भी वही इक़दामात कर रहे हैं और बेसिकली जो कुछ जनरल्स का मुतालबा था कि डिफेंस बजट में इजाफ़ा किया जाए वो इसमें इजाफ़ा अब कर रहे हैं। और ऋषि सुनक को बहुत से जो टोरी के नुमाइंदे थे, जो टोरी पार्टी है, उनकी तरफ से भी तनकीद का सामना था कि ये डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज़ क्यों नहीं कर रहे। तो अब इन्होंने इसको इंक्रीज़ करने का ऐलान किया है, जिसको इनके जो करंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो सबसे बड़ी पोजीशन है, चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ बेसिकली ये उनका होता है, उनकी सबसे बड़ी पोस्ट होती है चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। उन्होंने इसको वेलकम किया है, इस अनाउंसमेंट को। एडमिरल टोनी रेडकिन, उन्होंने इस डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा वेलकम किया है और इससे पता चलता है कि US की जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी ही चाहती थी कि डिफेंस स्पेंडिंग में इजाफ़ा हो और वो इस तरह के अब जो नैरेटिव्स हैं वो प्रोपोगेट कर रहे हैं कि अब हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऋषि सुनक ने भी यही बातें की हैं कि जंगी बुनियादों पर हमें अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा और अपनी जो जंगी तैयारियां हैं सारी, उसको हर वक्त हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो हम उस पर टाइमली उसके लिए तैयार रहें। ऋषि सुनक का ये जो फ़ैसला है डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज़ करने का, इसको काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली है नेटो की तरफ से, जर्मन चांसलर की तरफ से और दूसरे जो की प्लेयर्स हैं। और यहाँ पर ऋषि सुनक चूँकि पोलैंड में खड़े हुए थे, इनका बेसिकली ये ख्याल है कि अगर सारे यूरोप के कंट्रीज़ तकरीबन 2% ही रखना शुरू कर देना डिफेंस के लिए, GDP का 2%, तो हम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त इनके ख्याल में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज इनको इस वक्त रशिया की तरफ से है। इस वक्त यूरोप में जो बात हो रही है, सारी जंगों की जो बातें हो रही हैं, या यूके के ये जो जनरल्स जंगों की बातें कर रहे हैं, या यूके डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है, उसमें मेन जो एलिमेंट है वो रूस ही है। ये इन सब ने देख लिया है कि किस तरह रूस ने इनको चैलेंज किया है यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन एक US को अब बहुत ज़्यादा जिसमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। एक रीन्यूड एफर्ट के तहत वो $60 बिलियन मज़ीद फेंक रहे हैं US वाले। वो इसी उम्मीद में है कि शायद ये $60 बिलियन रूस को डिटर कर सकें, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि उनकी आर्मी को बहुत बुरी तरह से मार पड़ चुकी है और जो रिजर्विस्ट थे यूक्रेन के, यानी आम पॉपुलेशन, उनको गाड़ियों से निकाला जा रहा है और बेचारे बॉर्डर से जो मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं उनको वापस पकड़ कर बैटलफील्ड में लाया जा रहा है कि वो रूस की रेड आर्मी से लड़ें, जो इतनी ख़तरनाक रूस की आर्मी है, जो कि हिस्टोरिकली नंबर 1 रही है, जिसको वॉर टैक्टिक्स का पता है। उनसे लड़ने के लिए उन लड़कों को इस आग में धकेला जा रहा है, जो कि बिल्कुल मेंटली, फिज़िकली
और फाइनेंशियली तैयार नहीं हैं इस जंग को लड़ने के लिए। वो वीक हैं, उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, लेकिन इस वक्त मामलात ऐसे हैं उनको आगे धकेला जा रहा है और नेटो की जो स्ट्रेटजी है उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। और इन सबको ये भी डर है, ये जो यूरोप के लीडर्स हैं, ये ऋषि सुनक वगैरह के, अगर ट्रंप आ जाते हैं ना तो ट्रंप ने इनको यही कहना है कि अपना डिफेंस बजट 2.5% तक तुम लोग खुद बढ़ाओ, हम लोग तुम्हें क्यों सपोर्ट करें। ट्रंप ने पहले भी ये फड्डे डाले हुए कि यूरोपीय यूनियन और नेटो को हम इतना ज़्यादा मिलिटरीली क्यों सपोर्ट करें, अमेरिका ने क्या तुम्हारा ठेका उठाया हुआ है। तो ट्रंप इसको क्वेश्चन करेंगे इस मिलिट्री एड को, और शायद वो ज़्यादा एड भी ना दें। वो बेसिकली बात करते हैं कि अगर हमने किसी को एड देनी है तो हमें लोन्स की शक्ल में देनी चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक मिलिट्री ग्रांट दे दें जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। ट्रंप हिसाब किताब के पक्के हैं और वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो वेल्थ है, वो अमेरिका में ही रहनी चाहिए और अमेरिका के बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहिए, मैक्सिको के बॉर्डर्स को हमें सिक्योर करना चाहिए ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स दाखिल ना हो। वो उनको भी दहशतगर्दी कहते हैं ट्रंप। लेकिन ट्रंप यहाँ कहते हैं कि हमें यहाँ इतना ज़्यादा पैसा क्यों हम झोंक रहे हैं, जबकि ये अपनी इनकी जिम्मेदारी है। और इस वजह से भी यूके, एक ये भी रीज़न है कि यूके अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। अब यूके की बात करें तो यूके वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यूके सुपर पावर था और बहुत सा इस वक्त भी जो दुनिया में निज़ाम है वो यूके का बनाया हुआ है। उसके बाद अमेरिका ने ये जो कप्तानी थी वो यूके से हासिल कर ली थी कि अब दुनिया का चौधरी अमेरिका होगा। पहले यूके होता था, ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जब टूटा आहिस्ता आहिस्ता तो अमेरिका सुपर पावर बना। तो अब आप देखें यूके जैसी एक पास्ट की एम्पायर जिसका अभी भी काफ़ी ज़्यादा जिसकी इम्पोर्टेंस है, वो जंगी बुनियादों की बात कर रही है कि जंगी बुनियादों पर हमें काम करना चाहिए। ये लम्हा फ़िक्री है पूरी दुनिया के लिए कि दुनिया इस वक्त किस तरह एक हमें जंग की सिचुएशन में धकेला जा रहा है कि जहाँ पर पूरी यूके की इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है डिफेंस बजट को इंक्रीज़ करने की, उसको 2.5% तक लेकर जाने की। 100 बिलियन पाउंड के करीब वो अपने डिफेंस बजट को लेकर जाना चाहते हैं। बेसिकली इनको डर रशिया यूक्रेन जंग से ही हुआ है कि किस तरह रूस ने इनको चैलेंज किया है और इनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि अगर कल को इन पर कोई हमला हो जाता है तो इनकी तैयारी कैसी होगी, क्योंकि इनको अभी भी भूलता नहीं है जो जर्मनी के हिटलर ने इनके साथ किया था। इनकी धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी और एंड पर इनको मतलब किधर पूरी दुनिया से एलाइज इकट्ठे करने पड़े थे। अमेरिका बीच में कूद गया था, जापान पर एटम बम गिराना पड़ गया था अमेरिका को, और ये जर्मनी का मुकाबला इनिशियली फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर भी नहीं कर सके थे। तो वो तो बाद में चर्चिल ने ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाई, अमेरिका को इन्वॉल्व किया, अपनी स्ट्रेटजी को सारा रीन्यू किया और कितने साल बाद जाकर इन्होंने फिर हिटलर को शिकस्त दी। इन्होंने वक्ती तौर पर मतलब उस वक़्त का जो सोवियत यूनियन था उसको भी साथ में ला लिया था कि किस तरह फंसाना है हिटलर को, और जैसे ही हिटलर के थ्रेट को इन्होंने ख़त्म किया, इनकी दुश्मनी वापस ऑन हो गई सोवियत यूनियन के साथ यूके वालों की। और अब बेसिकली ये समझते हैं कि इनका ये कन्वेंशनल राइवल है ये रूस, जो है पहले भी राइवल था अब भी राइवल है। और जिस तरह रूस ने यूक्रेन के अंदर इनको तंग किया है, अब आगे इनको डेफिनेटली डर पैदा हो गया, ख़तरात लाहिक हो गए हैं कि हमने किस तरह लड़ना है रशिया से अगर फ्यूचर में कोई जंग होती है। ये बात यूके के डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट भी समझते हैं कि रशिया कभी उन पर इन्वेजन नहीं करेगा, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर जो इन्वेजन की थी उसकी बेसिक रीज़न क्या थी? उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि वो नेटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहा था यूरोप में, और नेटो ने रशिया को कहा था 90s में कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। और ये यूक्रेन वगैरह के जो ममालिक हैं, ये बाल्टिक कंट्रीज़, ये ईस्ट यूरोप के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर नेटो एक्सपैंड नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, नेटो अगर अपने मिज़ाइल रख देता है यूक्रेन के अंदर कीव सिटी में तो वो फिर ईज़िली टारगेट कर सकते हैं मॉस्को को। तो वो उनकी अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी का डर था रूस को, जिसकी वजह से उन्होंने इन्वेजन की। और उनको मतलब कोई ऐसा शौक़ नहीं था, यानी सोवियत यूनियन ने जिस तरह अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी बग़ैर किसी बड़ी रीज़न के, तो उस तरह की रीज़न नहीं थी। इधर बड़ी जेन्युइन रीज़न थी रूस की चढ़ाई की जो इन्होंने यूक्रेन पर की है, उसकी एक प्रॉपर रीज़न थी कि उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी दाव पर लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने हमला किया है। लेकिन अब ये जो डिफेंस लॉबीज़ हैं, ये जो वॉर मॉन्गरिंग लॉबीज़ हैं जो चाहती हैं कि जंग हर वक्त लगी रहे, ये इसमें बहुत से जनरल्स होते हैं, इसमें बहुत से
कुछ बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। तो ये हमें अब नज़र आ रहा है कि यूके में अब वो लॉबी शायद प्रिवेल कर रही है और डिफेंस बजट को बढ़ाने की बातें हो रही हैं और ऋषि सुनक भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ऋषि सुनक ने एक मौके पर चर्चिल को भी कोट किया। 1934 में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले चर्चिल ने कहा था, टू अर्ज द प्रेपरेशन ऑफ डिफेंस इज नॉट टू असर्ट द इमिनेंस ऑफ वॉर, ऑन द कॉन्ट्ररी इफ वॉर वर इमिनेंट प्रेपरेशंस फॉर डिफेंस वुड बी टू लेट। यानी हर वक्त जंग के लिए तैयार रहो और अगर जंग आप पर मुसल्लत हो जाए तो उस वक्त हड़बड़ ना मची हो, उस वक्त आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए अगर दुश्मन आप पर हमला कर दे। बेसिकली ऋषि सुनक का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ये कह रहे हैं कि हम किसी जंग के लिए तैयार नहीं हो रहे, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी मुश्किल टाइम से निपटने के लिए। एक बार फिर हम यूके के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की तरफ आते हैं। उन्होंने अपना जो बयान दिया था कि हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए और रिजर्विस्ट के हवाले से भी हमें अपने कंट्री को तैयार करना चाहिए। यानी कि जो रिज़र्व फोर्स होती है वो उन्होंने स्वीडन में एक तकरीर करते हुए कहा था। और स्वीडन भी अब नेटो ज्वाइन करने जा रहा है और स्वीडन भी अपने मुल्क में इस कोर्स को मैंडेटरी बनाने वाला है कि किस तरह सब मिलिट्री जो ट्रेनिंग है उसके लिए तैयार रहें ताकि जंग की सिचुएशन में सबकी किसी की भी खिदमत हासिल की जा सके। और इस दौरान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की थी कि हमारी जो रेगुलर आर्मी है उसकी तादाद और उसकी साइज़ में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। पिछले 30 सालों की निस्बत तकरीबन आधी हो चुकी है उनकी आर्मी और डिफेंस बजट्स पर भी कट लगाए जा रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए और हमें हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये किसी की डिज़ायर नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जंगी बुनियादों पर अपने आप को तैयार करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो सारा हम यूके में एक चेंज देख रहे हैं मूड में, जो प्री वॉर कंडीशंस और प्री वॉर एक एरा बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम एक टर्निंग पॉइंट पर हैं जिसके बाद जंग हो सकती है और जंग की तैयारियों की बात की जा रही है। और एक तरफ हम रशिया यूक्रेन जंग देख रहे हैं यूरोप में और मिडल ईस्ट में ये इज़राइल वाला पूरा मामला देख रहे हैं, पूरा कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है और ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि अगले कुछ सालों में वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ हो सकता है। क्या एक बड़ी जंग हमारे दरवाजे खटखटा रही है या न्यूक्लियर एसेट्स की मौजूदगी इन कन्वेंशनल जंगों का रास्ता रोक देगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। एक लॉबी थी दीवानी सी, जंगों पर वो मरती थी, नज़रें झुका के बम गिरा के मिसाइल मारा करती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके डिफेंस बजट बढ़ाना चाहती थी। जंग लगानी थी शायद उसको, पब्लिक से वो डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, कितने पैसे बढ़ाऊं मैं, कितने पैसे बढ़ाऊं, और मैं बस यही कह पाता, और बस कर जा भाई। जी हाँ, हम तो हमेशा से जितनी भी डिफेंस लॉबीज़ हैं और जो मिलिट्री बजट बढ़ाना चाहती हैं पूरी दुनिया में, उनको यही कहेंगे बस कर जाओ, ज़रा आवाम पर भी पैसे लगाओ, अपनी जो जंग के मिस एडवेंचर्स हैं उनको ज़रा बस कर दो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसे टाइम्स में हम शायद जा रहे हैं, हमें इशारे भी दिए जा रहे हैं कि आपको एक नई जंग में धकेला जा रहा है।